अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं 11th वालों के लिए एक और चैप्टर उठा रहा हूं। तो बैक टू बैक मतलब कि बैक टू बैक 11th वालों के लिए मेरे दो वीडियोस पर डे आ जाएंगे। एक न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पे और दूसरा जो मैं आज चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं दैट इज द किनेमैटिक्स, क्योंकि आपका किनेमैटिक्स अधूरा रह गया था। तो किनेमैटिक्स को आज के बाद कंप्लीट करेंगे। तो अभी तक क्या पढ़ा था किनेमैटिक्स में, मैं थोड़ा उस पर रिवाइज करूंगा आपको, ताकि आपको पता चले हमने कहा छोड़ा था उसको और आगे क्या करना है। ठीक है, तो वहीं चलते हैं। तो किनेमैटिक्स और डायनेमिक्स ये दोनों अलग अलग ब्रांचेस हैं, क्योंकि वहां पर डायनेमिक्स में आप मोशन देखते हैं कि मोशन के कारण क्या होते हैं, तो उन चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो किनेमैटिक्स में आप क्या करते हैं, आप उन चीजों पे फोकस करते हैं कि मोशन कैसी है, मोशन को डिस्क्राइब करते हैं। यहां पर ये नहीं देखते किनेमैटिक्स में कि मोशन कहां से आई, वो तो डायनेमिक्स में देखते हैं। और डायनेमिक्स में आपको पता है कि एक बॉडी को अगर वो रेस्ट में, तो मोशन में तभी आ जाएगी जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स पड़ेगा। दैट इज वाई डायनेमिक्स में हम ज्यादातर फोर्स के बारे में बात करते हैं, और किनेमैटिक्स में आप हमेशा किसको डिस्क्राइब करते हैं, मोशन को डिस्क्राइब करते हैं। तो मैं थोड़ा बहुत इसको रिवाइज करता हूं। आज मैं आपके लिए एक इंट्रोडक्टरी क्लास दे रहा हूं किनेमैटिक्स का, कि किनेमैटिक्स में हम क्या करते हैं। मैं इधर किनेमैटिक्स लिखूंगा, किनेमैटिक्स। तो किनेमैटिक्स में हम मोशन को डिस्क्राइब करते हैं। किसको डिस्क्राइब करते हैं, मोशन को डिस्क्राइब करते हैं। मोशन इज डिस्क्राइब्ड। और आपको मैं एक बात बता दूं, अगर आप मोशन को पढ़ना चाहते हैं कि एक बॉडी की मोशन कैसी है, उसको अगर इतने टाइम में अगर वो इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो 10 घंटों में या 12 घंटों में या 12 महीने के बाद वो कहां पहुंच गया होगा और उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, दिस इज ऑल अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मोशन। तो ये चीजें आप पता करेंगे किसमें, किनेमैटिक्स में। तो मोशन को डिस्क्राइब कैसे करते हैं, इसके लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि एक मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें कितने पैरामीटर जरूरत होते हैं। तो 4 पैरामीटर्स हमें चाहिए। जब तक आपके पास ये 4 पैरामीटर्स नहीं होंगे, तब तक आप एक मोशन को कंप्लीटली डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो वो 4 पैरामीटर्स कौन कौन है। तो पहला पैरामीटर है डिस्प्लेसमेंट, चाहे डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट इट इज द फर्स्ट पैरामीटर जो आपने पढ़ना है, और माशाल्लाह आपने वो पढ़ के रखा है। एंड द सेकंड पैरामीटर जो है वो है कितनी तेजी के साथ डिस्प्लेसमेंट हो रही है, एंड दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो दूसरा पैरामीटर है वेलोसिटी। तो ये दूसरा पैरामीटर है जो आपने पढ़ा होगा, और वेलोसिटी इज द सेकंड पैरामीटर। अब कितनी तेजी के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है, वो तीसरा पैरामीटर होगा, एंड दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। और चौथा पैरामीटर जो है वो है कि ये अगर चेंज हो रहे हैं तो किसके मुताबिक चेंज हो रहे हैं, टाइम के मुताबिक। तो टाइम इज द फोर्थ पैरामीटर। तो ये 4 पैरामीटर आपके सामने हों और आपको पता है कि एक बॉडी की डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रही है, एक बॉडी की वेलोसिटी कैसे जा रही है, एक बॉडी एक्सेलरेट कैसे हो रहा है, इनकी टाइम के मुताबिक रिलेशन क्या है, तो आप उस बॉडी की मोशन कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं। मतलब अगर मैं अब आपको बता दूं, जिस बॉडी की आपको यह पता कि डिस्प्लेसमेंट कैसी है, वेलोसिटी कैसी है, एक्सेलरेशन कैसी है, तो अगर मैं आपको अब कुछ क्वेश्चन दूंगा तो आप मुझे पक्का उनका जवाब देंगे। पहला क्वेश्चन मैं ये पूछ रहा हूं आपको, बताइए 5 सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी थी, तो आप इसका भी जवाब दे सकते हैं। मैं ये बता दूंगा कि 5 सेकंड में उसकी क्या एवरेज वेलोसिटी थी, तो उसका भी जवाब देंगे आप। अगर मैं ये बता दूं कि 5 सेकंड पे बताइए उसकी एक्सेलरेशन क्या थी, तो आप इसका भी जवाब देंगे। अगर मैं आपको ये बता दूं कि 5 सेकंड में उसने कितनी डिस्प्लेसमेंट करी, तो आप इसका भी जवाब दे सकते हैं। अगर मैं ये एक और क्वेश्चन पूछ सकता हूं कि बताइए 5वें सेकंड में उसने कितनी डिस्प्लेसमेंट करी, तो आप इसका भी जवाब दे सकते हैं। दिस इज पॉसिबल ओनली यू नो द मोशन ऑफ अ बॉडी कंप्लीटली ओनली व्हेन यू नो द फॉलोइंग 4 पैरामीटर्स: डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम।
अगर इनमें से कोई आपको समझ में नहीं आया, याद रखना आप कभी भी मोशन को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए यही 4 चीजों की जरूरत होती है। तो ये 4 चीजें आपने पढ़ी, फिर इनका ग्राफ भी पढ़ा और फिर आपने इनके चित्र बनाए होंगे। किस किस का? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वो ग्राफ्स भी देखे आपने, क्योंकि इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन पे डिपेंड करती है, ये सारे टाइम पे डिपेंड करती है। तो ये एक दूसरे पे डिपेंडेंस दिखा रहे हैं, तो उसका ग्राफ बनता है। दैट इज व्हाई वी आर हैविंग द मोटे मोटे तौर पे हमें 3 ग्राफ्स होते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। और माशाल्लाह वो भी आपने पढ़ा होगा। तो वो आपको बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में क्या रिलेशन है। फिर आपने एनालिटिकली एक मोशन को भी डिस्क्राइब किया होगा और उसके लिए आपने कुछ इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव किया होगा। तो वो इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है, वो इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो आपको किसके लिए जरूरत होती है? वो आपको कुछ रिलेशंस देते हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन कुछ नहीं है, दीज आर सम रिलेशंस जो डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी के साथ रिलेट करता है, वेलोसिटी को एक्सेलरेशन के साथ रिलेट करता है, टाइम को डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेट करता है, टाइम को वेलोसिटी के साथ रिलेट कर रहा है। तो इनके बीच में क्या क्या रिलेशंस है, उन्हीं रिलेशंस को इक्वेशंस ऑफ मोशन बोलते हैं। मगर एक बात मैं यहां पर आपको बोलूंगा जो आपने नोट करना है, ये इक्वेशंस ऑफ मोशन पता है किसके लिए ये काम आते हैं? अगर एक मोशन जो होगी वो अलोंग ए पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रही है और वही एक्सेलरेट हो रही है, और एक्सेलरेट भी कैसे हो रही है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट, मतलब कि उसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होनी चाहिए। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन के लिए 2 पॉइंट्स लाजमी बनते हैं। पहला ये बनता है कि आप एक्सेलरेशन जो है उसको कांस्टेंट रखिएगा। तो इसका मतलब यह है कि हम उन मोशंस को स्टडी कर रहे हैं जिनकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट रह रही है, मतलब एक्सेलरेशन होती है उनकी, 0 भी हो सकती है, मतलब कि नहीं भी हो सकती है, मगर ज्यादातर हम ये मोशंस पढ़ेंगे जिनकी एक्सेलरेशन आएगी, मगर वो जब आएगी तो कांस्टेंट रहेगी। अगर वो भी चेंज हुई टाइम के मुताबिक तो फिर आपको पता है कि वो अलग मोशन होगी, एंड दैट इज कॉल्ड जर्किंग मोशन। वहां पर एक नया कॉन्सेप्ट, नया पैरामीटर आ जाएगा जिसको जर्क बोलते हैं। तो वो तो आपके सिलेबस में है ही नहीं, तो आपने उधर नहीं जाना है। दैट इज व्हाई जब भी आपके सिलेबस में कोई भी क्वेश्चन आता है मोशन के रिगार्डिंग, वो मैक्सिमम टाइम्स एक्सेलरेशन कांस्टेंट वाली मोशन का क्वेश्चन आ सकता है। तो दैट इज व्हाई जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है इनमें जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट रहती है। और इनकी एक और खुसूसियत ये है कि ये इक्वेशंस ऑफ मोशन तब यूज कर सकते हैं आप जब जो लाइन ऑफ इक्वेशन, लाइन ऑफ मोशन है, जो मोशन जिस लाइन में जा रही है वो स्ट्रेट हो। तो स्ट्रेट मोशन हो, आई मीन टू से यानी कि लीनियर मोशन हो। लीनियर मोशन और एक्सेलरेटेड मोशन हो तो आप इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज कर सकते हैं। तो बताइए ये इक्वेशंस ऑफ मोशन कितनी है? 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है। मुझे पता है कि आपको ये पता है, वो कौन कौन सी है? पहली है वेलोसिटी टाइम रिलेशन, यानी कि v इज इक्विवेलेंट टू u प्लस at। इसका मतलब आपको कि जो एक्सेलरेशन है वो तो पता ही है क्या है, कांस्टेंट है। आप किसी भी टाइम पे वेलोसिटी निकाल सकते हैं। यही मैंने पहले ही बोला था कि किस टाइम पे क्या वेलोसिटी है ये आप पता कर सकते हैं किनेमैटिक्स में। जब आप मोशन को कंप्लीटली डिस्क्राइब करते हैं तो मैथमेटिकली ये रिलेशन है उसके लिए, और इस रिलेशन का नाम है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। सही बात। और दूसरी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है s इज इक्विवेलेंट टू ut प्लस हाफ ऑफ at square. This is another equation of motion and this is called displacement time relation. कितने टाइम में कितनी डिस्प्लेसमेंट हो गई तो आप ये भी बता सकते हैं by using this relation. सही बात। और तीसरी जो रिलेशन है that is displacement velocity relation, that is v square minus u square is equivalent to 2as.
तो अलग अलग जो यहां पर सिंबल मैंने दी तो उनका अलग अलग मीनिंग होगा। फॉर एग्जांपल ये जो v है इसका मतलब है फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, t का मतलब है टाइम एट एनी इंस्टेंट, जो भी आप टाइम दे रहे, तो s का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, तो a का मतलब है एक्सेलरेशन। तो ये तीन इक्वेशंस आप यूज कर सकते हैं, किस लिए? ताकि आप एक मोशन को अच्छे से कंप्लीटली डिस्क्राइब करेंगे। सही बात। तो ये भी आपने ये इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है इनको भी आपने डिराइव किया होगा। तो जो आपके सिलेबस में है कि ये इक्वेशंस ऑफ मोशन कैसे डिराइव करनी होती है, तो ये आपको पक्का, इसमें तो पक्का क्वेश्चन आता है कि डिराइव दीज इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय यूजिंग कैलकुलस मेथड। और आपको पता है कैलकुलस मेथड क्या होता है? ये वो मेथड होता है, कैलकुलस इज द ब्रांच ऑफ द मैथमेटिक्स व्हिच डील्स विद द चेंज। तो आपको पता है कि कैलकुलस के दो फ्लेवर है, एक को बोलते हैं डेरिवेटिव और दूसरे को बोलते हैं इंटीग्रल। तो इसका मतलब है कि ये इक्वेशंस ऑफ मोशन आपने डिराइव करके देनी है, मगर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो उसी का मतलब है कि कैलकुलस मेथड से इनको डिराइव किया गया होगा आपने, और ग्राफिकली भी आपने डिराइव किया गया होगा। तो वो आपने 9th स्टैंडर्ड में भी ये सारी इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव किया होगा, मगर कैलकुलस मेथड उस टाइम यूज नहीं किया होगा। तो इस टाइम तो आपने ये सब इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है डिराइव की है, ये ग्राफिकली भी डिराइव की है आपने और कैलकुलस मेथड से भी डिराइव की है आपने। तो मगर कैलकुलस मेथड जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है। तो ये आपके लिए एक फेवरेट क्वेश्चन बनता है फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो बोर्ड में ये क्वेश्चन बनता है कि इनको डिराइव करिए बाय यूजिंग कैलकुलस मेथड और बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो ये इक्वेशंस आपने डिराइव करी है। अब ये मसला है कि अगर आपको कोई मोशन दी गई है तो आपको बताना कि किसी टाइम पे उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, तो आप इक्वेशन यूज करके बता सकते हैं। किसी टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या है तो आप इक्वेशन यूज करके उसका आंसर दे सकते हैं। कितने टाइम में कितनी डिस्प्लेसमेंट करी, कितनी तेजी के साथ चल रहा है, तो आप ये इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करके इन सारे क्वेश्चंस का जवाब देंगे। तो ये था अभी तक जो आपने पढ़ा। और आज जो एक्चुअली टॉपिक है, जो मेरा टॉपिक बनता है, वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो एक्चुअली लेक्चर यहीं से स्टार्ट हो रहा है कि मुझे पढ़ाना है प्रोजेक्टाइल मोशन। मगर प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन से पहले आपने एक टॉपिक पढ़ा 2D मोशन, यानी कि 2 डायमेंशनल मोशन। 2 डायमेंशनल मोशन को कैसे एनालाइज करते हैं। तो ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, इट इज नथिंग, इट इज अ स्पेशल केस ऑफ 2D मोशन। तो याद रखिएगा, अभी ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, अभी आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता, मुझे पता है। मान लीजिए आपको अगर पता भी होगा, मान लीजिए हमें नहीं पता, तो ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, it is nothing, it is a special case of 2D motion. Special case किसका? Of 2-dimensional motion. तो इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, इट इज अ 2-dimensional मोशन, और पक्का ये 2-dimensional मोशन होती है, उसका ही स्पेशल केस है। अब इस प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ने के लिए, इसको एनालाइज करने के लिए आपने तो पहले 2D मोशन को एनालाइज किया गया होगा, और जैसे आपने 2D मोशन को एनालाइज किया है वैसे ही प्रोजेक्टाइल मोशन को भी एनालाइज करेंगे, वैसे ही 2D मोशन को भी, इस प्रोजेक्टाइल मोशन को भी पढ़ेंगे। मगर अगर आपको याद नहीं तो मैं आपको याद दिला दूंगा कि 2D मोशन को कैसे एनालाइज करते हैं। इसके लिए पिक्चर में आते हैं साइंटिस्ट जिसका नाम है गैलीलियो। आर यू गेटिंग मी? तो गैलीलियो जो है वो एक महान साइंटिस्ट गुजरे हैं फिजिक्स के। तो 2D मोशन को बेस्ट एक्सप्लेन जो किया है किसी ने अभी तक, मैं आपको ये बता दूं, वो गैलीलियो से कोई और नहीं था। गैलीलियो ही था जिसने आपको 2D मोशन को एनालाइज, इसको पढ़ने का अंदाज दे दिया, सॉल्यूशन दे दिया। उसने एक अपनी बुक, एक जिसको मैगजीन भी बोलते हैं, एक मैगजीन लिखा था। उस मैगजीन का नाम है डायलॉग ऑन द ग्रेट वर्ल्ड सिस्टम्स। डायलॉग ऑन द ग्रेट वर्ल्ड सिस्टम्स। तो ये मैगजीन लिखा था किसने? गैलीलियो ने।
और उसी गैलीलियो ने इसी मैगजीन में ये हमें कहा था कि 2D मोशन को एनालाइज कैसे करते हैं, इसको कैसे पढ़ते हैं। तो चलो देखते हैं कि उसने क्या बोला कि इसको एनालाइज कैसे करते हैं। उस टाइम 2D मोशन को एनालाइज करना बहुत ही मुश्किल लगता था। और वैसे आपको पता होगा कि 2D मोशन किसे कहते हैं, कि एक टाइम पे आप एक ही एक्सिस के अलोंग नहीं बट 2 एक्सिस के अलोंग चल रहे हैं। मतलब कि आप एक्सिस के अलोंग भी चल रहे हैं और वाई एक्सिस के अलोंग भी चल रहे हैं। तो जो आपकी जो मोशन होगी उसको 2D मोशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं, अगर मेरे पास ये वाई एक्सिस है और ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, आर यू गेटिंग मी? अगर एक बॉडी ऊपर जा रही है नीचे आ रही है तो वो हॉरिजॉन्टल मोशन नहीं कर रही है, तो हम उसको सपोज मानते हैं कि वो 1D मोशन है। क्लियर? ऊपर गई नीचे आई। मगर 2D मोशन जो होती है वो इसको 2D मोशन नहीं बोलते, इसको 1D मोशन बोलते हैं, क्योंकि यहां पर आपको वाई एक्सिस ही काम आई, क्योंकि वाई एक्सिस के अलोंग ही डिस्प्लेसमेंट हो रही है, मोशन हो रही है। सही बात। एक होती है एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग नहीं है, तो उसको भी 1D मोशन बोलते हैं। 2D मोशन इस वाली मोशन को बोलते हैं। अब देखिए, जब ये बॉडी यहां से जा रही है, ये एक्स एक्सिस के अलोंग भी जा रही है और वाई एक्सिस के अलोंग भी जा रही है, मतलब ये आगे भी जा रही है और साथ साथ उसी टाइम साइमल्टेनियसली ये ऊपर भी जा रही है। तो सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड व्हाट? 2D मोशन। इनको एनालाइज कैसे करते हैं? तो पिक्चर में कौन आते हैं? गैलीलियो। वो अपनी मैगजीन जो है डायलॉग ऑन द ग्रेट वर्ल्ड सिस्टम्स, उसमें क्या लिखते हैं? उसमें यह लिखते हैं कि 2D मोशन नहीं होता। यानी कि अगर आपने 2D मोशन को एनालाइज करना है, इसको 2D मोशन मत समझिए, इसको 1D मोशन समझिए। ये है गैलीलियो का नजरिया। उसने ये बोला कि अगर आपके पास 2D मोशन को एनालाइज करना है, 2D मोशन को, 2 डायमेंशनल मोशन को स्टडी करना है, इसको 2 डायमेंशनल मोशन मत समझिए। ये गैलीलियो बोल रहा है कि इसको 2 अलग अलग 1 डायमेंशनल मोशन समझिए। और 1 डायमेंशनल मोशन पे आपको तो पता है इक्वेशंस ऑफ मोशन सेटिस्फाई हो रही है। इक्वेशंस ऑफ मोशन हम यूज कर सकते हैं। हम 1D मोशन को एनालाइज करेंगे बाय यूजिंग द इक्वेशंस ऑफ मोशन। इसीलिए मैंने यहां पर लिखा था कि जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो आप लीनियर मोशन में अप्लाई करेंगे, यानी कि 1D मोशन पे अप्लाई करते हैं, 2D मोशन में वो अप्लाई नहीं करेंगे। तो अब 2D मोशन को एनालाइज करने के लिए गैलीलियो बोल रहा है कि इसको 2D नहीं, इसको 1D बोलिए। मतलब 2 अलग अलग 1 इंडिपेंडेंट मोशन मानिए। 1 इंडिपेंडेंट मोशन को एनालाइज करना आता है हमें बाय यूजिंग द इक्वेशंस ऑफ मोशन, क्योंकि इक्वेशंस ऑफ मोशन किसको एनालाइज करते हैं? एक लीनियर मोशन को एनालाइज करते हैं। तो आप एक 1D मोशन को एनालाइज करेंगे, एक 1D मोशन को एनालाइज करेंगे, अलग अलग 1D मोशंस है। बोला कि फिर इनको जोड़ दो, यू विल गेट द 2D मोशन। समझ में आया गैलीलियो का नजरिया क्या था? गैलीलियो ने यह बोला कि 2D मोशन को एनालाइज करने के लिए उसको 2D मोशन मत मानिए, उसको 1D मोशन मानिए। और 1D मोशन, ये 2 जो अलग अलग 1D मोशन बनी आपको, एक 2D मोशन को ब्रेक करिए। अब मैं बता दूंगा कि गैलीलियो क्या बोल रहा है कि 2D मोशन को ब्रेक करिए। मैंने कहा किस में? बोला कि 2 1D मोशंस में। मैंने कहा बिल्कुल किया हमने, 2 अलग अलग 1D मोशंस बनी। बोला कि 1D मोशन को एनालाइज करना आता है? हमने कहा बिल्कुल आता है। इक्वेशंस ऑफ मोशन वहां पर यूज कर दो तो हम बता देंगे कि वो मोशन कैसी है, किस टाइम पे कितने डिस्प्लेसमेंट की होगी, किस टाइम पे क्या वेलोसिटी है, किस टाइम पे कैसे जा रहा है ये बॉडी, तो ये तो हम बता देंगे। मगर इफ इट इज 1D, तो बोला कि तोड़ दो इस 2D को 2 1Ds में। तो मैंने तोड़ दिया इसको 2 1 इंडिपेंडेंट मोशंस में। बोला कि अब उनको एनालाइज करिए। तो एक 1D मोशन को एनालाइज किया और दूसरे 1D मोशन को एनालाइज किया। फिर बोल रहा है कि इनको अब इकट्ठा करिए। मैंने कहा चलो इकट्ठा भी करेंगे। तो बोला यू गॉट द 2D मोशन। 2D मोशन यही है। तो इसका मतलब यह है कि 2D मोशन के लिए जो टॉपिक्स है, जो आपको मटेरियल चाहे, वो कुछ नहीं है, वो आपने पढ़ के रखा है। वो बस यही है कि 1D मोशन में आप 1D मोशन को आप कैसे एनालाइज करते हैं। सही बात। तो अब
टॉपिक ये जो बन रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन, इसको अब एनालाइज कैसे करेंगे? इसको अब 2D मोशन नहीं, क्योंकि इट इज अ स्पेशल केस ऑफ 2D मोशन, इसको अब 2D मोशन नहीं मानेंगे, इसको अब ब्रेक करेंगे टू 1D मोशंस में, दो अलग इंडिपेंडेंट 1D मोशंस में ब्रेक करेंगे, उन दो को अलग अलग से एनालाइज करेंगे, फिर जोड़ देंगे तो वी विल गेट द प्रोजेक्टाइल मोशन। मगर पहला क्वेश्चन ये बन रहा है कि चलो ये अब आगे देखते हैं कि इनको कैसे ब्रेक करेंगे, इनको कैसे एनालाइज करेंगे अलग अलग, फिर इनको कैसे जोड़ देंगे। तो हमने 2D मोशन यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन को एनालाइज करना है, तो ये कैसे करेंगे वो आगे पढ़ेंगे। मगर पहला क्वेश्चन ये बनता है कि प्रोजेक्टाइल किसे कहते हैं? व्हाई देयर इज अ वर्ड प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल वर्ड को थोड़ा इस प्रोजेक्टाइल वर्ड को थोड़ा एनालाइज करते हैं। ये प्रोजेक्टाइल क्या है, ये किस वर्ड से आया है? तो मेरा डस्टर ही गुम गया, चलो मिला, थैंक गॉड। तो ये जो प्रोजेक्टाइल होता है, प्रोजेक्टाइल तो एक्चुअली ये जो प्रोजेक्टाइल वर्ड आया है, ये आया है वर्ड प्रोजेक्ट से। किससे? प्रोजेक्ट। और प्रोजेक्ट का मतलब है प्रोजेक्ट करना, थ्रो, छोड़ना नहीं, मारना। छोड़ने और मारने में बहुत अंतर है एज फार एज द फिजिक्स इज कंसर्न्ड। क्या अंतर है? वो ये है कि जब आप छोड़ते हैं ना किसी को, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। जब उसको थ्रो करते हैं ना, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी नॉन 0 होती है। तो यहां पर ये जो प्रोजेक्टाइल है, इट कम्स फ्रॉम द वर्ड प्रोजेक्ट, एंड प्रोजेक्ट का जो सिनोनिम है वो है थ्रो। और थ्रो का मतलब है कि फेंको। छोड़ना अलग होता है और फेंकना अलग होता है। फेंकने का मतलब यह है कि आपने किसी को इनिशियल वेलोसिटी देनी है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने हमेशा एक बॉडी को प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, एक बॉडी को हमेशा थ्रो करना पड़ेगा। अब मैं फिजिक्स टर्म्स में बोलूं, एक बॉडी को हमेशा इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ेगी। बहुत अच्छा। तो इसका मतलब यह है कि एक बॉडी को हम इनिशियल वेलोसिटी कुछ देंगे, यानी कि वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 बनी, वो प्रोजेक्टाइल नहीं होगा। याद रखना मेरी बात, इनिशियल वेलोसिटी होनी चाहिए पहले, फिर वो प्रोजेक्ट होगा, तो फिर वो प्रोजेक्टाइल बन सकता है। कोई भी बॉडी जिसको आप थ्रो करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, जिसको आप मारेंगे, जिसको आप फेंकेंगे, मगर किधर? इन द एटमॉस्फेयर। यानी कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि अर्थ का जो अपना फील्ड है, उसमें आपने उसको छोड़ना है, ग्रेविटेशनल फील्ड में आपने उसको छोड़ना है। फॉर एग्जांपल डे टू डे लाइफ में मैं क्या करता हूं, मैं एक बॉल लेता हूं हाथ में, तो उसको मैं क्या करता हूं, वो एक ऑब्जेक्ट बना, उसको मैं थ्रो करता हूं एयर में। अब मुझे बताओ, क्या मैंने उसको इनिशियल वेलोसिटी दे दी? हाँ, तो उसको मैंने प्रोजेक्ट किया, तो इतना क्लियर हुआ। तो अब वो किधर चला गया? वो तो एयर में चला गया। तो एयर में उस पे 2 फोर्सेस पड़ रहे हैं। कितने पड़ रहे हैं? 2 फोर्सेस। पहला फोर्स पड़ रहा है अर्थ की वजह से, क्योंकि इस बॉडी के पास मास होगा तो अर्थ नहीं छोड़ेगी इसको, तो अर्थ नीचे की तरफ इसको हिलाएगी, एक्सेलरेट नीचे की तरफ करेगी। तो एक फोर्स अर्थ का पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड ए ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जब भी हम किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे, थ्रो करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी देंगे, किसमें? इन द ग्रेविटेशनल फील्ड of the earth, gravitational field of the earth। तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में आपने किसी बॉडी को फेंकना है। आर यू गेटिंग मी? तो आपको पता है हमारे इस अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में आपको पता है कि इधर ईयर भी बंधा हुआ है, इधर एटमॉस्फेयर भी है। तो इसका मतलब यह है कि जब एक बॉडी जाती है तो उस पर एक ईयर रेजिस्टेंस भी आती है। ईयर उसको जाने नहीं देता, वो भी इस पे फोर्स एक्ट करता है, और फोर्स का काम है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना। तो इसका मतलब यह है कि अगर ये सरफेस ऑफ द अर्थ है और यहां से मैंने एक रॉकेट
रॉकेट को प्रोजेक्ट किया। अब आपको पता है एक रॉकेट को हम इनिशियल वेलोसिटी देते हैं, फिर वो किधर जाता है, फिर वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में होता है। तो उस पे कितने फोर्सेस पड़ रहे हैं उस रॉकेट पे जब वो एयर में होता है? 2 फोर्सेस पड़ रहे हैं। एक है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो किधर की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ, वो इसको बोल रहा है कि उधर मत जा, नीचे आ जा। और एयर जो है वो इसको बोल रहा है कि इधर कहां आ रहा है, पीछे ही रहा है, क्योंकि वो इसको फिर से फोर्स अप्लाई कर रहा है, रेजिस्टिव फोर्स, जो आपने बी पेपर में पढ़ना है, जिसको हम बोलते हैं एयर ड्रैग, विस्कल ड्रैग बोलते हैं उसको। मगर एज फार एज द किनेमैटिक्स इज कंसर्न्ड, हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करते हैं। इसका मतलब यह है कि हम प्रैक्टिकल सिचुएशन पे नहीं आ रहे हैं, हम टुवर्ड्स द प्रैक्टिकल सिचुएशन जा रहे हैं। तो ये चीज है जो मैं यहां पर एनालाइज करूंगा, वही आप प्रैक्टिकली नहीं देख पाएंगे। प्रैक्टिकल में वो प्रैक्टिकल के करीब होगा, प्रैक्टिकल जो हो रहा है उसके करीब होगा प्रोजेक्टाइल मोशन, बट रियली नॉट दैट प्रोजेक्टाइल मोशन। जो मैं प्रोजेक्टाइल मोशन स्टडी करवाने जा रहा हूं आपको, वो रियलिटी में नहीं है, क्योंकि रियलिटी में क्या हो रहा है, एयर भी उसको धक्का दे रहा है, एयर रेजिस्टेंस भी होती है। और जहां तक प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल है, यहां पर हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करते हैं। किसको नेग्लेक्ट करते हैं? एयर रेजिस्टेंस को। क्योंकि अगर आप ये रेजिस्टेंस को भी लेंगे तो फिर आपने पहले बी पेपर पढ़ना है। दैट इज वाई हम अभी इतना ही पढ़ेंगे जितना हमने अभी तक पढ़ा है, उसका ही उपयोग करेंगे यहां पर। तो बी पेपर में आपने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़नी है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स में आप एयर रेजिस्टेंस निकाल देंगे। तो इससे भी एक फोर्स आता है, F इज इक्वल टू 6 पाई नीटा RV। दिस इज द विस्कस ड्रैग। कितना फोर्स लग रहा है अगर एक बॉडी फ्लूइड के थ्रू जा रही है, तो वो हमने कंसिडर ही नहीं करना। अब आप ये समझ लीजिए कि एक बॉडी है इशफाक सर के हाथ में, उसने इसको मारा किधर, इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ, मगर ये मान के चला इशफाक सर कि एयर नहीं है। यहां पर ये जो हवा है वो कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता, इस पे बस एक ही फोर्स अब लग रहा है। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। बस उस बॉडी को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। अब बताइए प्रोजेक्टाइल कौन होता है? प्रोजेक्टाइल, ए बॉडी इज सेड टू बी अ प्रोजेक्टाइल। एक बॉडी को हम प्रोजेक्टाइल मान सकते हैं अगर हमने उसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी दे दी और उसको हमने फेंका किधर, इन द एटमॉस्फेयर, मगर ये मान के चले हम कि उस पे अब एक ही फोर्स लगने वाला है। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। मगर आपको पता है कि एयर रेजिस्टेंस भी लग रही है, एयर विस्कस फोर्स भी लग रहा है, मगर किनेमैटिक्स में जब तक हम मोशन को डिस्क्राइब करेंगे हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करते हैं। तो ये एक लिमिटेशन बन रही है इस टॉपिक की। मगर आप मेहरबानी करके एयर रेजिस्टेंस को मत लाइए। मुझे ऐसा क्वेश्चन मत पूछिएगा कि सर अगर रॉकेट हमने मारा तो वो हमारे एनालाइज के मुताबिक इधर गिरना चाहिए, मगर प्रैक्टिकली वो इधर ही गिरा था। मैं आपको जवाब अभी दे रहा हूं, मैंने वो हमारे मुताबिक उधर गिरना चाहिए मगर प्रैक्टिकली वो इधर ही गिरा, क्योंकि हमने एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं किया था। तो एयर रेजिस्टेंस भी होती है। दैट इज व्हाई मैंने आपको पहले ही बोला, हम जो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे इट इज एक्चुअली अ बिट क्लोजर टू द प्रैक्टिकल प्रोजेक्टाइल। प्रैक्टिकल प्रोजेक्टाइल अलग है क्योंकि वहां पर एयर रेजिस्टेंस भी होती है, तो यहां पर हम एयर रेजिस्टेंस को पहले ही नेग्लेक्ट करते हैं। अब क्या है प्रोजेक्टाइल? अ बॉडी इज सेड टू बी अ प्रोजेक्टाइल इफ इट इज फायर्ड विद सम इनिशियल वेलोसिटी in the gravitational field of the earth and is affected by the only gravitational force. No doubt air resistance also acts on the body, but as far as the kinematics is concerned we neglect the air resistance. समझ में आया? तो ये चीज याद रखिएगा। इसका मतलब है कि अब आप ही खुद एग्जांपल दे दीजिए प्रोजेक्टाइल की। कौन सी बॉडी को हम प्रोजेक्टाइल मान सकते हैं? सिंपल सी बात है, एक जो बॉलर होता है, जब वो बॉल मारता है, जब वो बॉल करता है, तो वो उस बॉल को कुछ इनिशियल वेलोसिटी देता है, तो फिर वो बहुत देर तक एयर में रहती है, तो दैट इज अ प्रोजेक्टाइल, क्योंकि आप उस पर और कोई फोर्स नहीं लग रहा है। एयर रेजिस्टेंस लग रही है बट वो हमने नेग्लेक्ट करना है, तो दैट कैन बी कॉल्ड एज अ प्रोजेक्टाइल। या हमारे पास बंदूक होता है, तो बंदूक में से गोली को मार दो, तो गोली जो हमने फायर करी, तो वो गोली को हमने कुछ इनिशियल वेलोसिटी दे दी, प्रोजेक्ट किया। किधर हमने प्रोजेक्ट किया? ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ में प्रोजेक्ट किया।
अब उस पे कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो लग रहा है, ये रेजिस्टेंस भी लग रही है, मगर हम वो नहीं ले रहे हैं, यहां पर हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, वेट नीचे की तरफ, अर्थ उसको बोल रही है इधर आ जा, नीचे आ जा, तो बाद में आपको पता है कि वो नीचे ही आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल। सो बुलेट फायर्ड फ्रॉम द गन इज एन एग्जांपल ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। आर यू गेटिंग मी? तो आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, या फुटबॉल किक कर दो तो वो एयर में जा रही है, तो वो भी एक प्रोजेक्टाइल होता है। या हमारे पास एक बच्चा होता है, जब हम खेलते हैं उसके साथ, तो हम उसको हवा में उसको उछलते हैं, तो दैट बिकम्स अ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल वो एक प्रोजेक्टाइल ही होता है। तो इस प्रोजेक्टाइल की मोशन कैसी होती है? उसको प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। और वो प्रोजेक्टाइल मोशन मोटे मोटे तौर पे कौन सी मोशन होती है? टू डायमेंशनल मोशन होती है। आर यू गेटिंग मी? तो ये जो टू डायमेंशनल मोशन होती है, तो इसको एनालाइज करना है। तो इसको एनालाइज करने के लिए हम गैलीलियो साहब का नजरिया का उपयोग करते हैं। वो ये है कि इस 2D मोशन को 2D मत मानिए, इसको 1 इंडिपेंडेंट मोशन मानिएगा। ठीक है, अब मैं यहां पर आपको एक और पॉइंट ऐड करना चाहता हूं यहां पर, वो ये है कि जो इस प्रोजेक्टाइल ने अब पाथ फॉलो करी, जिस पाथ से ये गुजरा, अब यहां से मैंने एक बॉल को फेंका, वो उसको मैंने कुछ इनिशियल वेलोसिटी दे दी, वो अब प्रोजेक्टाइल बना, और जो वो पाथ अब पीछे छोड़ रहा है, जिस पाथ के अलोंग वो चला, उस पाथ को बोलते हैं ट्रैजेक्टरी। तो ये चीज याद रखिएगा, दीज आर सम टर्म जो आपने याद रखना है। एक है प्रोजेक्टाइल, वो भी आपने पढ़ा कि किस बॉडी को प्रोजेक्टाइल बोल सकते हैं, और दूसरी टर्म जो है वो है ट्रैजेक्टरी। तो ट्रैजेक्टरी क्या होता है? ट्रैजेक्टरी इज नथिंग, इट इज द पाथ फॉलोवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल व्हाइल इन द मोशन। और हमने वही देखना है, वो पाथ कैसी थी उसकी, वो पाथ कैसी जा रही थी उसकी, वो पाथ 2 डायमेंशनल थी। कैसी थी? 2 डायमेंशनल, यानी कि उसकी मोशन 2 डायमेंशनल मोशन थी, तो उस मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। अब हमने ये देखना है कि वो पाथ कैसी है, उसको टाइम कितना लगेगा, उसकी वेलोसिटी अलग अलग पॉइंट पे क्या रहेगी, वो कब पहुंचेगा नीचे, और कितनी वेलोसिटी के साथ वो हिट करेगा ग्राउंड को, अगर मैंने कुछ वेलोसिटी दे दी उसको। ये सब चीजों का हमने जवाब देना है। इन चीजों का, इन सवालों का आप जवाब तभी देंगे जब आप एक प्रोजेक्टाइल मोशन को अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे। तो मेरा जो अगला वीडियो होगा वो हम एनालाइज करेंगे एक प्रोजेक्टाइल मोशन को। मगर इससे पहले मैं आपको एक दो अनोखी बातें कहूंगा। वो ये है, पहली बात, ये प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉन्सेप्ट आया कहां से, ये गैलीलियो का नजरिया जो है ये कितना इंपॉर्टेंट है। चलो, जो अर्थ है वो आजकल तो आपको पता ही है कि वो घूम रही है, वो मोशन में है, सही बात, उसकी ऑर्बिटल मोशन है, वो सन के इर्द गिर्द घूम रही है। वो तो आपको पता है कि हाँ, अभी भी सबको पता है कि हम अगर अभी विद रेस्पेक्ट टू अर्थ रेस्ट में है, मगर विद रेस्पेक्ट टू अनदर प्लेनेट हम तो मोशन में ही है, क्योंकि अर्थ जा रही है तो हम भी अर्थ के साथ साथ जा रहे हैं। और जो अर्थ की वेलोसिटी होती है, टेंजेंशियल वेलोसिटी, वो अप्रोक्सीमेटली, मैं ये वैल्यू आपको बता रहा हूं क्योंकि यहां से मैं एक चीज को आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, वो बहुत ही अनोखी होगी। तो इसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है इस अर्थ की, वो लगभग 450 मीटर पर सेकंड होता है। 450 मीटर पर सेकंड, यानी कि प्रति सेकंड ये 450 मीटर करता है। तो मैं इसको मोटे मोटे तौर पे अपने लिए तो ऐसे लिख सकता हूं, आधा किलोमीटर पर सेकंड। एक सेकंड में वो उसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है, टेंजेंशियल वेलोसिटी अर्थ की जो होती है, उसकी लीनियर वेलोसिटी कितनी होती है या टेंजेंशियल वेलोसिटी, वो होती है आधा किलोमीटर प्रति सेकंड। हर सेकंड वो आधा किलोमीटर करती है। तो अब ये क्वेश्चन बन रहा है यहां पर, अगर एक बंदा अर्थ पे है और अर्थ घूम रही है, वो वेलोसिटी क्या है वो भी हमें पता है कि अर्थ इतनी तेजी के साथ जा रही है कि एक सेकंड में वो आधा किलोमीटर कर लेती है, तो 2 सेकंड में तो वो 1 किलोमीटर करेगी। अब क्वेश्चन ये है कि चलो अर्थ जा रही है, मैं क्वेश्चन कर रहा हूं और मैं अर्थ के ऊपर हूं और मेरे पास एक बॉल है, मैंने इसको ऊपर मारा, आर यू गेटिंग मी, किधर मारा, ऊपर की ओर मारा, और मुझे पता है अर्थ चल रही है, मैं भी अर्थ के साथ चल रहा हूं, फिर ये जो बॉल है ये तो पीछे गिरनी चाहिए। आर यू गेटिंग मी, ये मेरे हाथ में ही क्यों आ रही है? अब आप बोलेंगे क्यों, क्योंकि अर्थ जब जा रही है तो मैं भी अर्थ के साथ जा रहा है। तो ये वो क्वेश्चन, ये मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, एक्चुअली दिस वाज द क्वेश्चन जब लोग बोल रहे थे कि अर्थ जो है ये मोशन में नहीं है, क्योंकि पहले पहले जमाने में ये क्वेश्चन आता था, ये थ्योरी थी कि अर्थ जो है ये स्टैटिक है, ये रेस्ट में है। जब भी जाके आप अगर बॉल को ऊपर मारते तो आप कैच करते हैं,
तो उस टाइम ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन था कि अगर अर्थ मोशन में है, तो ये उस टाइम का बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन था कि अगर अर्थ मोशन में है और अगर मैं एक बॉल को ऊपर मार दूं तो मैं उसको कैच क्यों कर पा रहा हूं? जब अर्थ मोशन में है तो मैं भी अर्थ के साथ गया तो बॉल को मैं कैच क्यों कर पाया? वो तो पीछे गिरनी चाहिए, जबकि उसकी वेलोसिटी आधा किलोमीटर पर सेकंड है। अगर उसको 4 सेकंड लगे तो वो तो कम से कम 2 किलोमीटर पीछे गिरनी चाहिए। Are you getting me? तो मगर मैं उसको कैच कर रहा हूं। हाउ इज दिस पॉसिबल? इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो हमारे इस गैलीलियो बाबा ने ही दे दिया कि ये जो आपको लग रहा है कि बाल ऊपर गई, रियलिटी में बाल ऊपर नहीं गई। रियलिटी में बाल ऊपर भी गई और उसी रफ्तार के साथ गई जिस रफ्तार के साथ अर्थ जा रही है और आप भी जा रहे हैं। तो मोटे मोटे तौर पे मेरे कहने का मतलब यह है कि अर्थ जा रही है किसी वेलोसिटी के साथ और इशफाक सर इसके ऊपर है, तो इशफाक सर भी उसके उसी स्पीड के साथ जा रहा है। जो इशफाक सर के हाथ में एक बॉल है वो भी उसी रफ्तार के साथ जा रही है। तो मैंने उस बॉल को ऊपर मारा तो वो भी उसी वेलोसिटी के साथ जाएगी जिस रफ्तार के साथ अर्थ जा रही है। मगर मैंने इसको ऊपर मारा, ये ऊपर भी जाएगी आगे भी जाएगी। दैट इज व्हाई आप इसको कैच कर लेते हैं। ये कैसे पॉसिबल है ये मैं आपको इंशाल्लाह अगले लेक्चर में बता दूंगा कि ये 2D मोशन को ब्रेक करना पड़ेगा 1D मोशन में, तब जाके आप इन सारे क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं। यहाँ एक और क्वेश्चन है कि एयरप्लेन है ना, तो उसने एक ड्रॉप करना है, यानी कि उसके पास एक ड्रॉप है वो उसने फेंकना है। तो जब यहां से एक हवाई जहाज जा रहा है तो जहां पर वो ड्रॉप जो है छोड़ रहा है वो उधर ही नहीं गिरेगा। मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको लग रहा है कि वो उधर ही गिरेगा। ये पबजी नहीं है कि जहां से वो ड्रॉप छोड़ेगा तो उधर ही गिरेगा। ये जो ये ड्रॉप छोड़ रहा है ये भी उसी वेलोसिटी के साथ जाएगा जिस वेलोसिटी के साथ जहाज जा रहा था, और अब नीचे भी जा रहा है क्योंकि अर्थ नीचे खींच रही है इसको। तो इसका मतलब है कि ड्रॉप ऐसे जहाज से नीचे नहीं आएगा। रियलिटी में ड्रॉप जो है वो ऐसे आ रहा है, नीचे ऐसे आ रहा है, क्योंकि वो आगे भी जा रहा है और नीचे भी आ रहा है। तो उसको हम अगर ऐसे मारेंगे तो उसको हम प्रोजेक्टाइल मान सकते हैं। तो उस मोशन को हमने एनालाइज करना है। तो ये एक बहुत अच्छी मतलब की इंफॉर्मेशन है कि हमने अगर जहाज से किसी चीज को मारना है तो हमने क्या रखना है। तो वहां पर एक चीज होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ अटैक। तो एंगल ऑफ अटैक को मद्देनजर रखते हुए आप कहीं पे भी टारगेट कर सकते हैं। तो ये चीज आपने कब एनालाइज करना होता है कि जब आपको ये पता है कि जो जहाज की वेलोसिटी है वही मेरी भी वेलोसिटी है और वही उसकी भी वेलोसिटी है जो मैं जहाज से छोड़ रहा हूं। आर यू गेटिंग मी? मगर जहाज को जो मैंने जहाज से अब छोड़ा उसको एक और एक्सेलरेशन आ जाएगी टुवर्ड्स द अर्थ, तो वो अर्थ की तरफ भी नीचे जाएगा, मगर वो वेलोसिटी उसकी वही रहेगी जिस वेलोसिटी के साथ वो जा रहा था। तो ये चीज हमें आगे अच्छे से एनालाइज करना है। इसी मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। ये कैसे पॉसिबल होता है? या फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बात बता दूं कि क्या करना है कि अगर मैंने किसी के माथे पे टारगेट करना है, मैंने कुछ मारना है उसके माथे पे, तो क्षमा चाहता हूं, मैं नहीं मारना चाहता हूं, मगर चलो मैं मानता हूं कि चलो मैंने किसी के माथे पे मारना है, कुछ मारनी है, तीर मारनी है। सपोज एनिमी के माथे पे मैंने तीर मारनी है। तो अगर मैं प्रैक्टिकल लाइफ में उसके माथे पे तीर मारनी है, मैंने माथे को टारगेट नहीं करना, मैंने माथे के थोड़ा ऊपर टारगेट करना है। क्यों? क्योंकि वो जो जाएगा वो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे भी खींचेगा, तब जाके वो इधर गिरेगा। अगर मैंने सीधे इसको टारगेट रखा तो आप देखिए वो इसको टारगेट नहीं करेगा, वो ऐसे आके नीचे जाएगा तो इधर टारगेट करेगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है उस पे। तो इस प्रोजेक्टाइल पे हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को यहां पर कंसीडर करते हुए और एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करते हुए और 2D मोशन को ब्रेक करते हुए
1D मोशन में, तब जाके हम एक प्रोजेक्टाइल मोशन को अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे। तब तक अगर आप कुछ भी करेंगे तो आप इस चीज को एनालाइज बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो अब आपको याद रहा कि प्रोजेक्टाइल मोशन कौन सी मोशन होती है, और ये एक स्पेशल केस ऑफ 2D मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन होती है। तो इसको आप एनालाइज कैसे करेंगे, इसको आप ब्रेक करेंगे 1D मोशन में, क्योंकि 1D मोशन हमें एनालाइज करना आता है बाय यूजिंग द इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो इन इक्वेशंस का सहारा लेके अलग अलग 1D मोशन को एनालाइज करेंगे, फिर उनको जोड़ देंगे, वो विल गेट द 2D मोशन, एंड दैट 2D मोशन इन दिस प्लेलिस्ट विल बी द प्रोजेक्टाइल मोशन। एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हमने प्रोजेक्टाइल मोशन को कंप्लीट कर दिया। अभी नहीं किया क्योंकि अभी हमने एनालाइज नहीं किया। मैं बोल रहा हूं कि हमने क्या करना है आगे। तो अगला लेक्चर जो होगा वहां पर हम यही करेंगे कि एक 2D मोशन को कैसे एनालाइज करेंगे, उसको कैसे ब्रेक करेंगे, उसको कैसे जोड़ेंगे। और जो भी मैंने आपको इंफॉर्मेशन दे दी कि ये जो बॉल हम ऊपर मारते हैं तो ये हमारे हाथ में क्यों होती है, क्योंकि एक्चुअली इसकी पाथ ऊपर और नीचे नहीं होती है, इसकी पाथ ऊपर और नीचे प्लस आगे भी होती है। तो इसको जब आप एनालाइज करेंगे तो आप एक बॉल जो रियली में ऊपर और नीचे जा रही है, जो आपको दिख रहा है, अगर रियल पिक्चर इसका देखेंगे वो ऊपर और नीचे नहीं होगा, वो कुछ यूं होगा। और ये आप है और ये आपकी बॉल है, आपने इसको ऊपर फेंका और आप अर्थ के ऊपर ऐसे जा रहे हैं, अर्थ के मुताबिक जा रहे हैं, अर्थ जा रही है तो आप भी जा रहे हैं, तो आपकी जो बॉल थी वो भी जा रही है। आप सोच रहे थे अभी तक मैं जा रहा था तो बॉल ऊपर गई तो वो पीछे गिरेगी, मगर ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि आप गए, बॉल भी आपके साथ साथ जा रही है, और आपने ऊपर फेंका इसको, ये ऊपर जाएगी नीचे आएगी, तो एक्चुअल मोशन अब इस बॉल की ऐसी होगी। तो आप फिर से इसको कैच करेंगे। दैट इज वाई हम फिर से एक बॉल को कैच कर रहे हैं, क्योंकि ये उसी वेलोसिटी के साथ जा रहा है जिस वेलोसिटी के साथ हम जा रहे हैं, और ये ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है। तो इन 2D मोशंस को, सॉरी इन 1D मोशंस को आप जब इकट्ठे करेंगे यू विल गेट द 2D मोशन, एंड 2D मोशन विल बी लाइक दिस थिंग। दिस विल बी आवर 2D मोशन। एंड ये जो पाथ होती है ये पैराबोलिक होती है। क्या होती है? पैराबोलिक। इट इज एन इक्वेशन ऑफ अ कर्व इन मैथमेटिक्स। तो वो भी देखेंगे कि पैराबोलिक कर्व किसे कहते हैं, कि इसकी पाथ, प्रोजेक्टाइल की पाथ हमेशा पैराबोलिक क्यों होती है, तो वो भी देख लेंगे। तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफी। थैंक यू, शुक्रिया। तो अगले वीडियो का इंतजार करते रहिएगा। तो ये मेरा एक और प्लेलिस्ट है। तो मैं फिर से आपको रिमाइंड कर रहा हूं कि मैं 11th वालों के लिए रोज 2 लेक्चर्स दूंगा। एक है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, वो तो अलग चल रहा है, और दूसरा है किनेमैटिक्स प्रोजेक्टाइल मोशन। इसके बाद होगा रोटेशनल मोशन। तो जल्दी आपका ए पेपर कंप्लीट हो जाएगा, और मेरे 2 वीडियोस आज से कंटिन्यूअसली 11th क्लास को मिलेंगे। तो अब मुझे लगता है कि इतना काफी है। तो थैंक यू, शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा।